हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के से उपशीर्षक से यानी इस उपशीर्षक से हम सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यासों को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में हमने देखा था कि किस रूप में वो जो सेक्शन था वो प्रेरणा और वर्गीकरण से संबंधित था और किस तरीके से जो हिंदी संसार में या हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो उपन्यास विधा का प्रारंभ दिखाई दे रहा है या उसका सृजन स्टार्ट हुआ है, या अगर हम देखें वो रचना इस किस रूप में आई है, उसके संबंध में हमने प्रेरणा सेक्शन वाले में देखा था कि कैसे बांग्ला उपन्यासों का प्रभाव हिंदी में दिखाई दिया और वह अनुदित रूप में अगर हम कहें तो जो उपन्यास की जो शुरुआत हुई है हिंदी में वो अनुदित रूप में हुई है। वहीं अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो अंग्रेज़ी भाषा भी है, साथ ही संस्कृत के आख्यानों या उनके प्रेमाख्यानों पर आधारित कथा वस्तु को भी उपन्यास का कह सकते हैं आधार के रूप में लिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कि जो वर्गीकरण किया गया है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का, उसमें सामाजिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है और घटना प्रधान उपन्यास है। अगर हम घटना प्रधान उपन्यास की बात करें तो घटना प्रधान उपन्यासों में तिलिस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास है, जासूसी संबंधी उपन्यास है और रहस्य से संबंधित उपन्यास है। इन तीनों के अलावा एक और जो प्रमुख प्रवृत्ति हमको दिखाई दे रही है, जो अनुवाद की जो प्रवृत्ति है, तो इस युग में कितने अनुदित उपन्यास लिखे गए या रचे गए उनको भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हमारा होगा वो है सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, इनका समय है 1837 से 1881। दूसरे हैं श्री बालकृष्ण भट्ट, समय है 1844 से 1914। ठाकुर जगमोहन सिंह 1847 से 1899। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887। श्री लज्जाराम मेहता 1863 से 1931। श्री राधा कृष्ण दास 1865 से 1907। श्री किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1931। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 से 1941। श्री ब्रजनंदन सहाय 1857 इनका जन्म वर्ष है। श्री मन्नन द्विवेदी 1884 से 1981 इनका कालखंड है। अगर हम देखें तो सामाजिक उपन्यासकारों में ये कुछ रचनाकार हैं जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के कालखंड में आते हैं। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, श्री लज्जाराम मेहता, श्री राधा कृष्ण दास, श्री किशोरी लाल गोस्वामी, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्री ब्रजनंदन सहाय, श्री मन्नन द्विवेदी। सामाजिक उपन्यासकारों और उनसे संबंधित जो उपन्यास है उनसे संबंधित पहला प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकार नहीं है। पहले है श्रद्धाराम फुल्लौरी, दूसरा है श्री किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरे हैं प्रेमचंद और चौथे हैं श्री बालकृष्ण भट्ट। अगर बात यहाँ प्रेमचंद पूर्व की बात हो रही है तो प्रेमचंद इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, कौन नहीं है, तो प्रेमचंद नहीं है। ठीक है, अब जो पहले रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी सामाजिक उपन्यासकार में, उनसे संबंधित हम प्रश्न को देख लेते हैं। अभी हम सामाजिक उपन्यासकार वाला ही सेक्शन कर रहे हैं, अब हम राइटर स्पेसिफिक हो रहे हैं। ठीक है, यानी लेखक विशेष के संदर्भ में हम उपन्यासों को देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का समय क्या है, 1837 से 1881। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अजान एक सुजान, तीसरा है भाग्यवती, चौथा है पुनर्जन्म। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, सही उत्तर होगा भाग्यवती। भाग्यवती का समय क्या है, 1877। ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, सी भाग्यवती, समय है भाग्यवती का 1877। अगला प्रश्न है पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा गया था। ऑप्शन ए भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना, ऑप्शन बी धार्मिक विवाद उत्पन्न करना, ऑप्शन सी मनोरंजन करना, ऑप्शन डी राजनीतिक जागरूकता फैलाना।
पंडित श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा गया था? सही उत्तर होगा भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना भाग्यवती उपन्यास का मुख्य उद्देश्य था। और भाग्यवती उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा। अगले रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगले रचनाकार हैं श्री बालकृष्ण भट्ट। इनका समय 1844 से 1914 है। इनसे संबंधित प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के कितने उपन्यास प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। पंडित बालकृष्ण भट्ट के कितने उपन्यास प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा 2। कौन कौन से वो 2 उपन्यास है पंडित बालकृष्ण भट्ट के? पहला है नूतन ब्रह्मचारी जिसका समय 1886 है। दूसरा है 100 अजान एक सुजान जिसका समय है 1892। तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान दोनों बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। अगला तथ्य है, श्री मधुकर भट्ट ने सन 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर उनके रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया। यह कृति अपूर्ण प्राप्त हुई। अगर हम देखें तो बालकृष्ण भट्ट की एक और रचना रहस्य कथा नाम से है। यह भी उपन्यास है और इसका जिक्र मधुकर भट्ट ने हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर कहा है। ठीक है, तो अगर हम ये भी देखें तो यह कृति जो है वह अपूर्ण कृति है। इस रूप में अगर हम देखें तो यह भी मधुकर भट्ट द्वारा बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का एक कह सकते हैं उल्लेख किया गया है। और नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान के साथ रहस्य कथा तीसरा जो उपन्यास है इसका भी जिक्र ज़रूरी है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1879 है। अगला प्रश्न पंडित बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास से संबंधित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास 100 अजान एक सुजान की कथा मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए धार्मिक उपदेश, ऑप्शन बी युवकों का विलासी जीवन और उनका सुधार, ऑप्शन सी ऐतिहासिक प्रेम कथा, ऑप्शन डी जासूसी रहस्य। सही उत्तर होगा युवकों का विलासी जीवन और उनका सुधार। बी इसका सही उत्तर होगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास 100 अजान एक सुजान की कथा मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा युवकों का विलासी जीवन और उनका सुधार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस उपन्यास में यानी 100 अजान एक सुजान पंडित बालकृष्ण भट्ट के इस उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हीराचंद के 2 पौत्र रिद्धिनाथ और निधिनाथ, ठीक है, 2 पौत्र हैं किनके? हीराचंद के, अजानों के फेर में पढ़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शिक्षक चंद्रशेखर, जिसे सुजान कहा भी गया है, कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है। अंततः रिद्धिनाथ और निधिनाथ जालसाजी के अपराध के कारण पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर सुजान आकर उन्हें बचाता है। तो अगर हम देखें तो सार रूप में इस उपन्यास की कथावस्तु क्या है? युवकों का जो विलासी जीवन है और उसमें किस प्रकार एक शिक्षक की भूमिका के रूप में चंद्रशेखर आता है और उनके जीवन को सुधारता है, उसे बचाता है। तो इस रूप में यह उपन्यास महत्वपूर्ण है। एक उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास के रूप में आप देखें तो एक उपदेश प्रधान उपन्यास भी यह है। ठीक है, तो ये जो 100 अजान एक सुजान है उसका यह अगर हम देखें तो सार रूप में या निष्कर्ष रूप में देखें तो क्या हो सकता है उपन्यास की कथावस्तु का, तो वो तथ्य के रूप में आपके सामने है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकुओं के सरदार के हृदय का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकुओं के सरदार के हृदय परिवर्तन का चित्रण है? सही उत्तर होगा नूतन ब्रह्मचारी। बी इसका सही उत्तर होगा। नूतन ब्रह्मचारी में डाकुओं के सरदार के हृदय परिवर्तन का जिक्र है और किसके द्वारा? ब्रह्मचारी विनायक के द्वारा। तो सही उत्तर हो गया नूतन ब्रह्मचारी। तथ्य के रूप में अगर हम देखें नूतन ब्रह्मचारी, इसमें महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विट्ठल राव, ठीक है, अगर इसमें जो तथ्य शामिल किए गए हैं वो इसी कारण है कि आप पात्रों से भी परिचित होते जाएं कि कौन से उपन्यास में कौन से पात्र आए हैं और उसकी कथावस्तु क्या है। ठीक है, तो तथ्य रूप में मैंने कथावस्तु के सार को भी इसमें शामिल किया है जो पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें नूतन ब्रह्मचारी की, तो इसमें महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विट्ठल राव
इनके पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास भी यानी नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास भी पंडित बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का रहस्यमय तीसरा उपन्यास किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भाग्यवती, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी रहस्य कथा, ऑप्शन डी स्वप्निल जीवन। तो अभी हमने तथ्य के रूप में पढ़ा था कि रहस्य कथा हिंदी प्रदीप की फाइलों से निकाला था, श्रीनाथ भट्ट थे शायद, है ना, श्री मधुकर भट्ट है, ठीक है। मधुकर भट्ट ने यह इसका उल्लेख किया है, हिंदी प्रदीप की फाइलों से छांट कर देखा उन्होंने, तो उसमें उनको बालकृष्ण भट्ट का यह तीसरा उपन्यास मिला जो कि अधूरा है, ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1879 है ना, 1879। तो रहस्य कथा इनका तीसरा उपन्यास है। 100 अजान 1 सुजान पहला, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा रहस्य कथा। अगला प्रश्न है इन्हीं से यानी बालकृष्ण भट्ट से ही संबंधित है। 100 अजान 1 सुजान उपन्यास की कथा किस परंपरा में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु परंपरा, ऑप्शन सी सामाजिक उपन्यास, ऑप्शन डी जासूसी उपन्यास। अगर हम 100 अजान 1 सुजान की बात करें तो यह उपन्यास परीक्षा गुरु परंपरा पर आधारित है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास आपने लाला श्रीनिवास दास का पढ़ा होगा। उस उपन्यास में भी इसी प्रकार विलासी जीवन से कैसे एक व्यक्ति को उभारा जाता है उसके विषय में है, ठीक है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये जो उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान उसी की परंपरा पर आधारित दिखाई देता है। अगले रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का समय है 1847 से 1899। ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास श्यामा स्वप्न में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए श्यामा और श्याम सुंदर, ऑप्शन बी मदन मोहन और ब्रजकिशोर, ऑप्शन सी रिद्धिनाथ और निधिनाथ, ऑप्शन डी सुशीला और सुंदरी। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। पहले तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पूछा जा रहा है पात्र कौन है, तो पात्र इसके हैं श्यामा और श्याम सुंदर। श्यामा और श्याम सुंदर यानी पहला ही इसका सही है। श्यामा स्वप्न में 2 पात्र हैं, श्यामा और श्याम सुंदर। यह ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति है। तथ्य के रूप में देख लेते हैं श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। कुछ कुछ उपन्यास जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। तो श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष 1888 है। इसमें श्यामा एक ब्राह्मण कुमारी है और श्याम सुंदर एक क्षत्रिय कुमार है। इनकी प्रणय कथा का एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी उपन्यास आएंगे उन सभी के कथासार को भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे यह होगा कि आप पहले तो उस उपन्यास की कथा वस्तु से परिचित होंगे, उनके पात्रों से भी परिचित होंगे, ठीक है। तो प्रश्न के रूप में अगर ये श्यामा स्वप्न उपन्यास यहाँ आया है, जगमोहन सिंह का यह उपन्यास, इसमें प्रणय कथा है किसका? एक ब्राह्मण कुमारी और दूसरे क्षत्रिय कुमार का, ठीक है। अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न से ही श्यामा स्वप्न का कथानक किस प्रकार का है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास है, ऑप्शन बी काल्पनिक प्रेम कथा है, ऑप्शन सी रहस्य कथा है, ऑप्शन डी उपदेश प्रधान कहानी है। तो श्यामा स्वप्न का कथानक किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा काल्पनिक प्रेम कथा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काल्पनिक प्रेम कथा है, बी इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी जगमोहन सिंह के इस उपन्यास से संबंधित तथ्य है श्यामा स्वप्न उपन्यास, इसमें मध्यकालीन प्रेम कहानियों के सभी उपकरण यानी सखी, दूती, प्रेम पत्र, मिलन, विरह आदि विद्यमान हैं। इसके दृश्य वर्णन संस्कृत कवियों की स्मृति सजीव कर देते हैं। काल्पनिक होते हुए भी श्यामा स्वप्न की कहानी ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार के प्रणय संबंध की संभावना की ओर संकेत करके नव्य समाज की नवीन मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सामाजिक उपन्यास इस रूप में भी है, वरना इसे हम क्या कह सकते थे कि एक प्रणय कथा कह सकते थे या प्रेम कहानी कह सकते थे, लेकिन सामाजिक किस संदर्भ में है कि किस तरीके से प्रणय संबंध की संभावना की ओर दिखा रहे हैं कि जैसे हम समाज में देखते हैं कि एक ही जाति में शादी या विवाह या प्रेम हो सकता है, इसके विपरीत यह उपन्यास दिखाई देता है कि कैसे 2 अलग अलग जाति के लोगों के मध्य प्रेम हो रहा है और समाज में ये किस तरीके से स्वीकारा जा रहा है, यह भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो इस रूप में यह एक सामाजिक उपन्यास है, ठीक है। अगले रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इनका समय है 1851 से 1887।
इनसे संबंधित पहला प्रश्न है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी पंडित श्रद्धाराम फुलोरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं और परीक्षा गुरु का समय क्या है? 1882। आपके लिए महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि यह मौलिक ढंग का उपन्यास है। परीक्षा गुरु की भूमिका में लिखा है आपने कि अपनी भाषा में नई चाल की यह पुस्तक है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है, किस उपन्यास के संदर्भ में कहा गया है? तो यह परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में कहा गया है। किसने कहा है? लाला श्रीनिवास दास ने कहा है। किस पुस्तक में या किस रचना में कहा है? तो परीक्षा गुरु की भूमिका में ही यह स्पष्ट किया है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। तथ्य के रूप में जितने भी बातें यहाँ शामिल हो रही हैं उन पर भी आप ध्यान देंगे, साथ ही प्रश्नों पर भी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु का नई चाल क्या दर्शाता है? यानी अगर अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है तो यह नई चाल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पारंपरिक कथा प्रारंभ, ऑप्शन बी नाटकीय आरंभ और अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित तकनीक, ऑप्शन सी धार्मिक उपदेश, ऑप्शन डी ऐतिहासिक वर्णन। परीक्षा गुरु का नई चाल क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा नाटकीय आरंभ और अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित तकनीक। यानी परीक्षा गुरु अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित तकनीक को इसमें प्रयोग किया गया है, का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसका जो प्रारंभ है वो नाटकीय तरीके से हुआ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। परीक्षा गुरु से संबंधित तथ्य हैं, लेखक ने यानी लाला श्रीनिवास दास ने नई चाल को समझाते हुए लिखा है। उन्होंने जो लिखा है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है यह, तो नई चाल को वो समझाते हुए लिखते हैं कि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता है। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे थे। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन है, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन है? इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बातें पहले से कुछ भी नहीं बताई गई हैं। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। तो यानी अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत नाटकीय ढंग से हुई है, यह भी दिखाई देता है, और भाषा में जिस तरीके से वार्ता शैली में अब तक जो रचनाएं लिखी गई हैं ये बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, और अलग किस रूप में है उन्होंने यह बता दिया इस कह सकते हैं तथ्य के माध्यम से। अगला तथ्य है परीक्षा गुरु की भूमिका से ही उसने स्वयं भी महाभारत आदि संस्कृत गुलिस्ता वगैरह फारसी के साथ ही स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों से सहायता लेने की बात कही है। हाँ, तो ये जो अंश है परीक्षा गुरु की भूमिका से ही है, और इस भूमिका में यानी परीक्षा गुरु की भूमिका में जो रचनाकार हैं यानी लाला श्रीनिवास दास हैं, वह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों से सहायता ली है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने अपनी भूमिका में स्पष्ट की है। अगर हम यहाँ पे इस अंश को देखें, यानी ये जो पंक्ति दी है इसका पूरा अंश ये है कि प्रकट है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा है। यानी जिस नई चाल की बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास का नाटकीय आरंभ है, यानी उसी नाटकीय आरंभ को उन्होंने नई चाल कहा है, और इस नई चाल को उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया है। अब जब अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरणा ग्रहण करने की बात यहाँ रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं तो इसका आधार किस रूप में वो बता रहे हैं कि परीक्षा गुरु में उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों से सहायता ली है। ठीक है, तो इस रूप में रामचंद्र तिवारी इसका उल्लेख कर रहे हैं कि यह जो नई चाल जो है इसका ग्रहण भी उन्होंने अंग्रेजी के उपन्यासों से किया है, और आधार के रूप में वह स्पष्ट करते हैं कि परीक्षा गुरु के भूमिका में लाला श्रीनिवास दास स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इन अंग्रेजी विद्वानों से क्या ली है, प्रेरणा या सहायता ली है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन किस प्रकार के व्यक्ति थे? ऑप्शन ए धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी रईस और विलासी जीवन व्यतीत करने वाले, ऑप्शन सी सादा जीवन जीने वाले किसान, ऑप्शन डी राजनीतिक नेता। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा गुरु उपन्यास लगा है या अन्य कोई उपन्यास लगा है, जैसे गोदान की बात करेंगे, जब हम मैला आंचल की बात करेंगे या राग दरबारी की बात करेंगे, उस दौरान जितने भी पात्र आपको तथ्य के रूप में मिलेंगे, प्रश्न के रूप में मिलेंगे, जैसे भी पात्रों का जिक्र आएगा या उसकी कथा वस्तु का जिक्र आएगा, आप उसे अलग से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है उन पर ज़्यादा आप ध्यान देंगे, उनके पात्रों पर। ठीक है, बाकी आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, उसके रचनाकार कौन है और उसकी विषय वस्तु क्या रही है। तो अगर हम परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन किस प्रकार के व्यक्ति थे इस प्रश्न पर जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रईस थे और विलासी जीवन व्यतीत करने वाले थे। अगला प्रश्न है, लाला मदन मोहन के मित्र लाला ब्रजकिशोर का पेशा क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी व्यापारी। लाला मदन मोहन के मित्र लाला ब्रजकिशोर का पेशा क्या है? सही उत्तर क्या होगा? मदन मोहन एक वकील थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मदन मोहन का पेशा क्या था? वो वकील थे। और लाला मदन मोहन क्या थे? वो रईस और विलासी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। ब्रजकिशोर कौन थे? वकील थे। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यानी इस उपन्यास में, यानी परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। लाला मदन मोहन रईस आदमी हैं, उनका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। ये विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद लाला ब्रजकिशोर के प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आते हैं। तो अगर हम 100 अजान और 100 सुजान की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है, इसी रूप में है कि जो कथा को अगर हम देखें तो उसका जो आधार है वो परीक्षा गुरु उपन्यास से ही लिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही उपन्यास जो है कह सकते हैं एक यानी समान कथा वस्तु को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु का नाम क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि यह परीक्षा पर आधारित है, ऑप्शन बी क्योंकि परीक्षा मन में बैठने वाली गुरु है जो समझाने से बेहतर है, ऑप्शन सी क्योंकि यह एक परीक्षा कथा है, ऑप्शन डी क्योंकि यह परीक्षा का प्रथम वर्णन है। तो परीक्षा गुरु का नाम परीक्षा गुरु ही क्यों रखा गया, इसका आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि परीक्षा मन में बैठने वाली गुरु है जो समझाने से बेहतर है। संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। लेखक के अनुसार यानी लाला श्रीनिवास दास के अनुसार जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। इसी आधार पर लेखक ने अपनी इस कृति का नाम परीक्षा गुरु रखा है। यह रचना उपदेश प्रधान है। तो लेखक ने स्वयं भी यह स्पष्ट किया है कि हमें कोई भी चीज़ समझाने पर इतनी समझ में नहीं आती, जैसे ही हम परीक्षा में या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति में जब फंसते हैं तो उसका जो परिणाम निकल कर सामने आता है उससे हमें ज़्यादा सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल वाली भाषा है, ऑप्शन सी शुद्ध हिंदी है, ऑप्शन डी बांग्ला अनुवादित है। तो सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली प्रदेश की अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस उपन्यास में तो जाहिर है कि उसकी भाषा का प्रभाव भी इसमें हमको दिखाई देगा। तो दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल वाली भाषा है इसमें। अगले रचनाकार अगर हम कहें तो अगले रचनाकार हैं श्री लज्जाराम मेहता। 1863 से 1931 इनका समय है। और इस उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यासकार की बात करें तो इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, पंडित लज्जाराम मेहता का उपन्यास धूर्त रसिकलाल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1914। पहले तो प्रश्न में ये देख लिए, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है क्या? धूर्त रसिकलाल। ठीक है, तो धूर्त रसिकलाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1889। पंडित लज्जाराम मेहता का उपन्यास जो है उसको हम देख लेते हैं कि कितने उपन्यास हैं। धूर्त रसिकलाल
1889, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। तो ये कुछ उपन्यास थे लज्जाराम मेहता के। फिर से देख लेते हैं। धूत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी और आदर्श हिंदू, ये सभी उपन्यास लज्जाराम मेहता का है। अगला प्रश्न है धूत रसिकलाल, जो लज्जाराम मेहता का उपन्यास ये है, ये किस प्रकार का है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी चरित्र प्रधान, ऑप्शन सी जासूसी, ऑप्शन डी उपदेश प्रधान। सही उत्तर क्या होगा? चरित्र प्रधान। हमने जब वर्गीकरण वाले सेक्शन को देखा था तो वर्गीकरण सेक्शन में ही हमने जाना था कि जो सामाजिक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास में भी 3 उपवर्ग हैं। पहला घटना, दूसरा चरित्र और तीसरा है भाव। ठीक है, हमने प्रश्न भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो उन तीनों को सामाजिक उपन्यास के 3 उपवर्ग के रूप में माना गया है, यानी घटना, चरित्र और भाव। तो धूत रसिकलाल सामाजिक उपन्यास होते हुए भी उसका जो उपवर्ग है चरित्र प्रधान उपन्यास, उसके अंतर्गत आता है। तो धूत रसिकलाल उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है। ठीक है, धूत रसिकलाल उपन्यास में रसिकलाल की धूर्तता दिखाई गई है। वह अपने मित्र सेठ सोहनलाल को अनेक दुर्व्यसनों में फंसाकर उनका सर्वस्व हरण करता है, किंतु अंततः वह पकड़ा जाता है और दंड पाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं सार के रूप में है इस उपन्यास का, कि जो धूत रसिकलाल है वह धूर्तता दिखाई देता है उसमें, और वह अपने मित्र सेठ सोहनलाल के अनेक दुर्व्यसनों में फंसकर उनका सर्वस्व हरण करता है। ठीक है, या फंसा कर उनका सर्वस्व हरण कर लेता है, किंतु अंततः वह पकड़ा जाता है और दंड पाता है, यानी अपने मित्र के साथ ही वह ठगी करने लगता है। तो इस रूप में यह महत्वपूर्ण उपन्यास है, पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। यह उपन्यास भी लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। उपन्यास में लेखक किसका समर्थन करते हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा और स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी भारतीय नारी के पतिव्रत्य की महत्ता का, ऑप्शन सी नई सभ्यता का, ऑप्शन डी तीर्थयात्रा का। तो स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी भारतीय नारी के पतिव्रत की महत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी से संबंधित जो तथ्य हैं वह भी देख लेते हैं कि यह उपन्यास इसकी चर्चा क्या है, मतलब इसमें क्या कुछ बताया गया है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में रमा और लक्ष्मी नामक 2 सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, वहीं लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। लेखक तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत्य की महत्ता सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इस उपन्यास के विषय में इतना ही जिक्र किया गया है, और अगर आपको इसकी कथावस्तु से ही अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि दोनों के जीवन में क्या कुछ अंतर आता है, क्योंकि जब हम आज के समाज के संदर्भ में अगर इस उपन्यास की बात करें तो ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनको पतिव्रत धर्म को पालन करना चाहती है, और कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुई हैं कि उनको जो विवाह है वो एक बंधन प्रतीत होता है। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं लेखक इन दोनों पात्रों के माध्यम से, यह काफ़ी दिलचस्प होगा अगर हम आज के संदर्भ में इसे पढ़ें तो। ठीक है, तो पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। वैसे कोशिश करूँगी अगर मैं इस उपन्यास को पढ़ती हूँ तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर इसका कह सकते हैं सार जरूर शेयर करूँगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आदर्श दंपति। प्रश्न है आदर्श दंपति उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए धूर्तता का चित्रण, ऑप्शन बी पति पत्नी का भारतीय संस्कृति अनुसार आदर्श जीवन, ऑप्शन सी गोवध निवारण, ऑप्शन डी तीर्थयात्रा के अनुभव। आदर्श दंपति उपन्यास का मुख्य विषय है पति पत्नी का भारतीय संस्कृति अनुसार आदर्श जीवन। ठीक है, तो यह उपन्यास जो है इस उद्देश्य या इस मुख्य विषय पर आधारित है। आदर्श दंपति की अगर हम बात करें तो इसमें पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो यह भी लज्जाराम मेहता का उपन्यास है आदर्श दंपति। अगला उपन्यास है और उससे संबंधित प्रश्न है बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। ठीक है, ये दोनों ही एक ही उपन्यास का नाम है, यानी अगर बिगड़े का सुधार कहा जाए या सती सुखदेवी कहा जाए तो दोनों का एक ही विषय वस्तु है।
इसमें बनमाली बाबू अंत में किसे स्वीकार करते हैं? तो इस उपन्यास का एक पात्र है बनमाली बाबू। उससे संबंधित प्रश्न है कि उपन्यास के अंत में वो किसे स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए होटल की नौकरानी मेम को, ऑप्शन बी सुखदेवी को, ऑप्शन सी नई सभ्यता को, ऑप्शन डी परदेसीपन को। तो बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी में बनमाली बाबू अंत में स्वीकार करते हैं सुखदेवी को। ठीक है, तो बी सुखदेवी हैं। इससे संबंधित तथ्य भी हम जान लेते हैं कि कौन है ये दो पात्र और इनके जीवन में क्या कुछ घटित होता है उपन्यास में। ठीक है, तो जितना है सार रूप में ही हम जानते हैं। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी एमए तक शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता के हिमायती बनमाली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी कही गई है। इसमें बनमाली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं, किंतु अंत में उनके मन से परदेसीपन का भूत निकल जाता है और वे पुनः स्त्रियों की रानी सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे कामायनी याद आ गई। ठीक है, तो यह जो उपन्यास है वो बनमाली बाबू के विषय में है और बनमाली बाबू एक और शादीशुदा होते हुए भी वो यानी उनकी पत्नी सुखदेवी हैं और उनके बाद वो होटल की नौकरानी मेम से ब्याह कर लेते हैं और अंत में फिर वो सुखदेवी को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है इस उपन्यास का नाम है बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। ठीक है, तो कहानी अच्छी है सभी उपन्यासों की। अगला जो उपन्यास है इन्हीं का यानी लज्जाराम मेहता का। लज्जाराम मेहता का अगला उपन्यास है आदर्श हिंदू। इस उपन्यास में आदर्श दंपति भी इनका है, आदर्श हिंदू भी इनका है। ठीक है, एक निसहाय हिंदू है जो गोवध निवारण पर है, वो है राधा कृष्ण दास का। ठीक है, तो ये भी अंतर आपको देखना है। आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू दोनों लज्जाराम मेहता का है और निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। और वो जो निसहाय हिंदू है वो गोवध निवारण पर है। ठीक है, वो प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो लज्जाराम मेहता का आखिरी उपन्यास आदर्श हिंदू उपन्यास में तीर्थयात्रा के व्यूह से लेखक क्या प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए केवल धार्मिक उपदेश, ऑप्शन बी सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना, राजभक्ति आदि, ऑप्शन सी जासूसी कथा, ऑप्शन डी प्रेम कथा। आदर्श हिंदू उपन्यास में तीर्थयात्रा के व्यूह से लेखक क्या प्रस्तुत करते हैं। सही उत्तर होगा सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना और राजभक्ति। आदर्श हिंदू में तीर्थयात्रा का व्यूह दिखाया गया है और इसमें सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना और राजभक्ति को भी दर्शाया गया है। संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं कि क्या कुछ बताया गया है आदर्श हिंदू उपन्यास में। तो आदर्श हिंदू उपन्यास में पंडित प्रियानाथ हैं। ठीक है, पात्र प्रियानाथ हैं और उनके अनुज यानी उनके छोटे भाई कांतानाथ की कहानी कही गई है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंवदा आदर्श हिंदू महिला है। कांतानाथ की पत्नी सुगदा वस्तुतः दुखदा है और निरंतर कलह करती रहती है। तीर्थयात्रा में उसका सब कुछ लुट जाता है और अंत में वह सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थयात्रा के ब्याज से एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की वानगी प्रस्तुत की है। तो दोनों हैं यानी प्रियानाथ और कांतानाथ है। प्रियानाथ की पत्नी जो है वह आदर्श हिंदू महिला है और कांतानाथ की पत्नी जो है वह लाभ सुगदा है लेकिन नाम के विपरीत है यानी हमेशा दुख में रहती हैं। ठीक है, कलह करती रहती हैं। तो इस रूप में इस उपन्यास में उन दोनों के द्वारा सनातन धर्म यानी ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन और राजभक्ति और हिंदूपन के नमूने को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है पंडित लज्जाराम मेहता किस पेशे से जुड़े थे। ऑप्शन ए उपन्यासकार, ऑप्शन बी अखबार नवीस, ऑप्शन सी धर्मोपदेशक, ऑप्शन डी वकील। सही उत्तर क्या होगा। पंडित लज्जाराम मेहता क्या थे, अखबार नवीस भी थे। अगले रचनाकार हैं श्री राधाकृष्ण दास। राधाकृष्ण दास की अगर हम बात करें तो श्री राधाकृष्ण दास का उपन्यास निसहाय हिंदू 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है, किस भावना से प्रेरित है।
राधा कृष्णदास जो उपन्यासकार हैं, इनका समय है 1865 से 1907। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है कि इनका जो उपन्यास निस्सहाय हिंदू है वह किस भावना से प्रेरित है। ऑप्शन ए गोवध निवारण, ऑप्शन बी प्रेम विवाह, ऑप्शन सी नई सभ्यता, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रा। सही उत्तर क्या होगा? गोवध निवारण। निस्सहाय हिंदू जो है वह 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। ध्यान देंगे आप प्रकाशन वर्ष भी। अगला प्रश्न है राधा कृष्णदास के उपन्यास निस्सहाय हिंदू का कला की दृष्टि से क्या मूल्यांकन है। ऑप्शन ए विशेष महत्वपूर्ण है, बी कला की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है, ऑप्शन सी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ऑप्शन डी हिंदी का ऐतिहासिक महत्व है इसका। तो सही उत्तर क्या होगा? कला की दृष्टि से इसका क्या मूल्यांकन है? कोई विशेष महत्व नहीं है कला की दृष्टि से। ठीक है, निस्सहाय हिंदू कला की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, तो राधा कृष्ण दास के विषय में उनके एक ही विषय की उपन्यास की चर्चा हुई है। ये है निस्सहाय हिंदू, प्रकाशन वर्ष 1890। एक मिनट, 1980 हो गया ये, इसको आप एक बार देख लेंगे। 1890 है ये। ठीक है, अगले रचनाकार हैं श्री किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी का जो समय है वह 1865 से 1931 है। किशोरी लाल गोस्वामी से संबंधित पहला प्रश्न है, श्री किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1865 ईस्वी काशी, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी मुंगेर, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी दिल्ली, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी अवध। सही उत्तर होगा 1865 काशी में किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म हुआ था। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु कौन थे, तो किशोरी लाल गोस्वामी के नाना कृष्ण चैतन्य। ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी किशोरी लाल गोस्वामी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके विचार सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल थे। ठीक है, तो यह तथ्य भी किशोरी लाल गोस्वामी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी लगभग 65, ऑप्शन डी 100। किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? सही उत्तर होगा लगभग 65। उनके कुछ उपन्यास यहाँ पे इस पुस्तक में शामिल है। उन सभी उपन्यासों को देख लेते हैं जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर हम पहली बात करें तो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। ठीक है, त्रिवेणी कहिए या फिर सौभाग्य श्रेणी कहिए, दोनों ही एक ही उपन्यास के नाम है। इसका प्रकाशन वर्ष 1890 है। लीलावती व आदर्शवती 1901 प्रकाशन वर्ष है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 प्रकाशन वर्ष है। राजकुमारी 1902 प्रकाशन वर्ष है। चपला व नव्य समाज 1903 से 1904 इसका प्रकाशन वर्ष हो सकता है। पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907 प्रकाशन वर्ष है। माधवी माधव मदन मोहिनी 1909 या 10 इसका प्रकाशन वर्ष है। और एक और है अंगूठी का नगीना, एक मिनट, अंगूठी का नगीना 1918 प्रकाशन वर्ष है। प्रणयिनी परिणय 1880 प्रकाशन वर्ष है। सुख शर्वरी 1891 प्रकाशन वर्ष है। प्रेममयी 1901 प्रकाशन वर्ष है। चंद्रावती या कुल्टा कुतूहल 1905 प्रकाशन वर्ष है। चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्विनी व कुटुरवासिनी 1906 प्रकाशन वर्ष है। इंदुमती व वन विहंगिनी 1906 प्रकाशन वर्ष है। लावण्यमयी 1891 प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः हम इनकी समस्त रचनाओं को देख लेते हैं। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्शवती, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया दाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना, प्रणयिनी परिणय, सुख शर्वरी, प्रेममयी, चंद्रावती व कुल्टा कुतूहल, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्विनी या कुटुरवासिनी,
इंदुमती व वन विहंगिनी और लावण्यमयी। तो ये सभी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है इन्हीं से संबंधित, यानी किशोरीलाल गोस्वामी से ही संबंधित है। त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी उपन्यास में मनोहर दास किस दुर्घटना के कारण अपनी पत्नी से वियुक्त होता है? त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का ही उपन्यास है। इसका एक पात्र है मनोहर दास। वह किस घटना के कारण अपनी पत्नी से वियुक्त होता है? ऑप्शन ए भूकंप के कारण, ऑप्शन बी नौका डूबने की दुर्घटना के कारण, ऑप्शन सी युद्ध के कारण, ऑप्शन डी अग्निकांड के कारण। सही उत्तर क्या होगा? नौका डूबने के कारण वह अपनी पत्नी से वियुक्त हो जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी में मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी है। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से वियुक्त हो जाता है। ठीक है, तो त्रिवेणी इनकी पत्नी का नाम है। मनोहर दास की पत्नी का नाम क्या है? त्रिवेणी। शोक संतप्त होकर वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। 3 वर्ष बाद त्रिवेणी के तट पर कुंभ मेले के अवसर पर वह अपनी पत्नी और ससुर को पुनः प्राप्त करता है। उनका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। यानी नौका डूबने की दुर्घटना जरूर होती है लेकिन पत्नी जीवित रहती है। तो 3 वर्ष बाद जब त्रिवेणी के तट पर ही कुंभ मेला लगता है तो उसे पत्नी और ससुर दोनों मिल जाते हैं। तो यह कहानी थी त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी की। अगला प्रश्न है, लीलावती व आदर्श सती में कलावती का अंत कैसे होता है? लीलावती व आदर्श सती में पात्र है कौन? कलावती। ऑप्शन है विवाह के बाद सुखी जीवन के कारण, ऑप्शन बी घृणित रोग से पीड़ित होकर यमुना में आत्महत्या करने से, ऑप्शन सी सतीत्व की रक्षा करते हुए मृत्यु प्राप्त होना, ऑप्शन डी वैश्या जीवन स्वीकार करना। तो लीलावती व आदर्शवती में कलावती का अंत कैसे होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? घृणित रोग से पीड़ित होकर यमुना में आत्महत्या कर लेने से कलावती का क्या होता है? अंत हो जाता है। लीलावती व आदर्शवती की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास से संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं। लीलावती या आदर्श सती लीलावती या आदर्श सती में लीलावती और कलावती नामक 2 स्त्रियों की कहानी है। लीलावती सती साध्वी स्त्री है और ललित किशोर से प्रेम करती है। लीलावती की दूर की बहन कलावती नव्य जीवन की चमक दमक से प्रभावित है। वह लंपट बालकृष्ण के साथ भागकर सिविल मैरिज करती है। उसकी वासना अतृप्त रहती है और अवसर देखकर वह नौकर के साथ भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता है और अंततः घृणित रोग से पीड़ित होकर वह यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेखक ने इस प्रकार नवीन सामाजिक जीवन की विडंबना दिखाई है। तो यह उपन्यास इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें स्त्री जीवन और जो वैवाहिक संबंध को लेकर जो समाज में जो नीतियां बनाई गई हैं उसके क्या दुष्परिणाम पात्रों के द्वारा इसमें किए गए हैं उसको यह उपन्यास दर्शाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी में कुसुम कुमारी को किस प्रथा के अनुसार देव मंदिर में अर्पित कर दिया गया है? स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी में कुसुम कुमारी एक पात्र है। इसमें किस प्रथा के अनुसार देव मंदिर में समर्पित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी देवदासी प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी दहेज प्रथा। सही उत्तर होगा देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा से संबंधित एक भारतीय कहानी मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर उसको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, खैर हम अभी देख लेते हैं स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी की संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी की नायिका है कुसुम कुमारी। बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की बेटी है। देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में अर्पित कर दिया गया है। उसे एक वैश्या खरीद लेती है और संगीत नृत्य की शिक्षा दिलवाकर वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य करती है। कुसुम कुमारी को वैश्या जीवन से आंतरिक घृणा है। वह कहती है, संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जे बुरा होता है तो वह वैश्याओं का है। वैश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाला यह संभवतः हिंदी का पहला उपन्यास है। तो अगर इस रूप में अगर कोई इस विषय पर शोध कर रहा हो या इससे संबंधित कोई शोध पत्र लिख रहा हो तो उनके लिए यह जो उपन्यास है वो आधार के रूप में है कि किस रूप यानी किस तरह से यह तत्कालीन समाज की जो वैश्यावृत्ति की समस्या थी उसको दर्शाता है। ठीक है, स्वर्गीय कुसुम कुमारी, कुसुम व कुसुम कुमारी। ठीक है,
अगला प्रश्न इससे संबंधित है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास से ही है। चपला व नव्य समाज उपन्यास किस बांग्ला उपन्यास की परंपरा में रखा जा सकता है? पहला है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन बी नवबाबू विलास, ऑप्शन सी आलालेर घरेर दुलाल, ऑप्शन डी मृणालिनी। चपला व नव्य समाज उपन्यास किस बांग्ला उपन्यास की परंपरा में रखा जा सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? बी नवबाबू विलास। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी चपला व नव्य समाज इस उपन्यास के संदर्भ में क्या कुछ बताया गया है वो भी देख लेते हैं। चपला व नव्य समाज चित्र पर्याप्त बड़ा और अपने समय का बहुचर्चित उपन्यास है। इसे बांग्ला के नवबाबू विलास की परंपरा में रखा जा सकता है। उपन्यास की मुख्य कहानी राजा राधा किशोर के परिवार से संबंध रखती है। राजा साहब के 2 पुत्र हैं, कमल किशोर और ब्रज किशोर। बाबू हर प्रसाद का एक दूसरा परिवार है, उनकी 3 बहनें हैं, कामिनी, चपला और कादम्बनी। कमल किशोर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, वह नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रज किशोर आचरणशील व्यक्ति है, उसका ब्याह कादम्बनी से हुआ है। कमल किशोर एक दिन चपला को उसके घर से उड़ाकर अपने तिलस्मी मकान में बंद कर देता है। चपला का ब्याह घनश्याम नामक एक युवक से होने वाला था। कमल किशोर अपना मार्ग एकदम साफ देखने के उद्देश्य से उसे भी पकड़वा कर बंद कर देता है। कमल किशोर के सारे दुष्ट प्रयत्नों के बावजूद चपला अपने सतीत्व पर अडिग है। अंततः कमल किशोर के दुष्कृत्यों का भंडाफोड़ होता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह आत्महत्या कर लेता है। लेखक के 2 प्रतिपाद्य हैं। एक तो यह है कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वह कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा यह है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य देता है। तो इस रूप में यह जो कहानी है चपला व नव्य समाज की, तो कैसे दुष्ट प्रकृति, यानी एक ही परिवार में कैसे ही 2 अलग अलग प्रकृति के मनुष्य दिखाई देते हैं। ठीक है, दोनों को एक ही संस्कार से परिपूलित और परिपोषित किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में, उनके आदर्शों में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों ही भाई के अगर हम व्यवहार की बात करें तो यहाँ दोनों में ही अंतर इस रूप में दिखाई देता है। चपला की भी अगर हम बात करें तो चपला एक निडर स्त्री इस रूप में दिखाई देती है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म व सौत्यादाह में सुशीला का बर्ताव किस संस्कृत नाटक के समान है? पुनर्जन्म व सौत्यादाह इस उपन्यास की एक पात्र है सुशीला। इसका बर्ताव किस संस्कृत नाटक के समान है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी वासव दत्ता, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी रघुवंश। सही उत्तर क्या होगा? पुनर्जन्म या सौत्यादाह में सुशीला का बर्ताव वासव दत्ता, तो सही उत्तर होगा वासव दत्ता। यानी संस्कृत का नाटक जो वासव दत्ता है उसकी जो पात्र है सुशीला उसी की तरह बर्ताव करती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पुनर्जन्म या सौत्यादाह में अयोध्या के प्रतिष्ठित जमींदार होना चाहिए, जमींदार सज्जन सिंह की पत्नी सुशीला अभिमानी और कुटिल स्वभाव की है। सज्जन सिंह एक अन्य स्त्री सुंदरी को प्यार करते हैं जो अत्यंत विनम्र और मृदु स्वभाव की है। सुशीला को पति पर संदेह है और घर में इसी प्रश्न को लेकर आए दिन कलह मचती रहती है। सुंदरी सुशीला के मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहती है, वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। सुशीला जब सुंदरी के शील से परिचित होती है तब वह स्वयं आग्रहपूर्वक सुंदरी का ब्याह सज्जन सिंह से उसी प्रकार करा देती है जिस प्रकार वासवदत्ता ने रत्नावली का उदयन से कराया था। लेखक की सम्मति है कि सौतीने सुशील और सुंदरी का सा बर्ताव करें और पुरुष सज्जन सिंह की भांति दक्षिण नायक सा आचरण करें। ठीक है, तो इस प्रश्न यानी इस उपन्यास के माध्यम से जो 2 सौतन के संबंध जो रहते हैं उनको कैसे मधुर बनाया जा सकता है उसके संदर्भ में यह उपन्यास मूलतः है। ठीक है, खैर अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक चित्रण, ऑप्शन बी स्त्री प्रधान और प्रेम के विविध रूपों का चित्रण, ऑप्शन सी जासूसी कथाएं, ऑप्शन डी युद्ध वर्णन। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा स्त्री प्रधान और प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। बिल्कुल हम लोगों ने देख ही लिया कि इनके जो उपन्यास हैं उसमें किस किस रूपों में प्रेम का चित्रण हुआ है। और स्त्री प्रधान तो अगर हम देखें तो यह पूरी तरीके से इनके जो उपन्यास है वो स्त्री पात्रों पर ही केंद्रित है। अगला प्रश्न है,
गोस्वामी जी के विचारों के अनुसार नव्य समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? ऑप्शन ए पूर्ण समर्थन, ऑप्शन बी न्याय नहीं कर सके, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी विरोधी। यानी गोस्वामी जी के विचारों के अनुसार नव्य समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? तो सही उत्तर होगा वो उस रूप में न्याय नहीं कर सके हैं नव्य समाज के प्रति। तथ्य देख लेते हैं। राजकुमारी उपन्यास, अच्छा इनके कुछ और उपन्यास रह गए हैं जिसमें है राजकुमारी उपन्यास, माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास और अंगूठी का नगीना उपन्यास। ठीक है, तो ये 3 उपन्यास इनके हैं जिनके विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम राजकुमारी उपन्यास की बात करें तो राजकुमारी उपन्यास में भाग्य चक्र कुछ ऐसा चलता है कि मुंगेर के जमींदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी पैदा होते ही उनके दीवान के घर पहुंच जाती है और दीवान साहब का पुत्र मानिक जमींदार के यहाँ पहुँच जाता है। कुछ दिनों बाद राजा साहब मुंगेर के ज़मींदार जो राजा साहब हैं कुछ दिनों बाद राजा साहब को कैद कर लेता है और स्वयं राजा बन बैठता है। कालांतर में उसकी कुटिल नीति का भेद खुलता है और लाट साहब की सहायता से राजा साहब मुक्त होते हैं। मानिक और सुकुमारी का ब्याह हो जाता है। सुकुमारी वस्तुतः राजकुमारी है, इसलिए उपन्यास का नाम राजकुमारी रखा गया है। तो इस उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे भाग्य चक्र बदलता है और राजा की पुत्री एक दीवान के घर चली जाती है और दीवान का पुत्र राजा के घर में चला जाता है और राजा जो है वो यानी जो मूल राजा है उनको कैद कर लेता है दीवान का बेटा और बाद में फिर इन दोनों का ब्याह करा दिया जाता है। यानी कि जो राजा की पुत्री है और जो दीवान का बेटा है उन दोनों का ब्याह हो जाता है। तो ये कहानी है। अगला जो इनका उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी का ही उपन्यास है माधवी माधव या मदन मोहिनी। इस उपन्यास में धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की। यानी कि धर्म से अर्थ भी प्राप्त होगा, काम और मोक्ष भी प्राप्त होगा। मुख्य कथा नायक माधव और नायिका माधवी के प्रेम और विवाह की है। मदन उपनायक है और मोहिनी उपनायिका है। इनकी जोड़ी भी आदर्श है। इन सभी पात्रों का विवाह धर्मानुसार होता है। लेखक ने इन आदर्श पात्रों के विवाह में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों का दुखद अंत दिखाकर धर्म एवं नीति की श्रेष्ठता प्रमाणित की है। अगला उपन्यास इन्हीं का है अंगूठी का नगीना। इस उपन्यास में मदन मोहन और लक्ष्मी के मर्यादित प्रेम की कहानी वर्णित है। राम सरन खलनायक है, वह स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। अंततः सच्चे प्रेम की जीत होती है और लक्ष्मी मदन मोहन को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी रूप में है प्रेम के का ही चित्रण है कि कैसे कैसे ये परिस्थिति बदलती है और उनका फिर मिलन हो जाता है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो विचारों से जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं वो सनातन धर्मी हैं और प्राचीनता प्रेमी हैं। नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके हैं, फिर भी तत्कालीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो तत्कालीन समय की जो रचनाएँ हैं, जो भी उपन्यास में वर्णित जो कथावस्तु हो वो कहीं ना कहीं तत्कालीन समाज की विचारधारा को दर्शाता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी मनोवृत्ति को दर्शाता है। अगला तथ्य है जिस समय किशोरी लाल गोस्वामी एक खास तरह के रोमांचक उपन्यास लिख रहे थे उसी समय हिंदी उपन्यासों में कस्बों और ग्रामीण अंचलों में गुते हुए मध्य वर्ग और शहरों के तत्कालीन रईसों के जीवन की धड़कनें भी सुनाई पड़ने लगी थी। यानी अगर हम किशोरी लाल गोस्वामी के पर अगर केंद्रित रहें तो उनके उपन्यास स्त्री प्रधान हैं। प्रेम को लेकर उन्होंने प्रेम के उदात्त रूपों को उन्होंने चित्रित किया है और कुल मिलाकर एक रोमांचक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया है। उसी दौर में मध्यवर्ग जो शहर और गांव कस्बों में उग रहे थे उनके रईसी जीवन को किस रूप में दर्शाया गया है इस पर भी आधारित उपन्यास रचे गए हैं। श्री ज्ञानचंद जैन ने इस तरह के 2 उपन्यासों को लिखा है। तो अगर हम देखें तो ज्ञानचंद जैन एक रचनाकार हैं जो किशोरी लाल गोस्वामी के बाद रचना करते हैं उपन्यास का और उसमें इस प्रेम को न दर्शाकर क्या दिखा रहे हैं, नए मध्य वर्गों को दर्शा रहे हैं और जो शहरों में जो रईस जो हैं उनके जीवन को भी दर्शा रहे हैं। तो कस्बों के मध्य वर्ग या फिर ग्रामीण जीवन ग्रामीण परिस्थिति या ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो मध्य वर्ग हैं उनको और साथ में शहरों के जो रईस हैं उन दोनों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। कौन? श्री ज्ञानचंद जैन। इनके जो 2 उपन्यास है श्री ज्ञानचंद जैन के वो हैं भुवनेश्वर मिश्र कृत
हाँ, तो ज्ञानचंद जैन ने इस तरह के 2 उपन्यासों की ओर इशारा किया है। पहला है भुवनेश्वर कृत घराऊ घटना और दूसरा जैनेन्द्र किशोर कृत गुलेनार। ठीक है, तो ये 2 ऐसे उपन्यास हैं जिसमें कस्बों और ग्रामीण अंचल के मध्यवर्ग और शहरों के रईस जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, भुवनेश्वर मिश्र की जो कृति घराऊ घटना है, इसका प्रकाशन 1894 है। जैनेन्द्र किशोर की जो कृति है गुलेनार, इसका प्रकाशन 1907 है। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और ये प्रेमचंद पूर्व युग के ही उपन्यास हैं। इसकी ओर इशारा किसने किया है, यानी उल्लेख इसका या जिक्र किसने किया है, श्री ज्ञानचंद जैन ने। अगले रचनाकार हैं भुवनेश्वर मिश्र। भुवनेश्वर मिश्र की रचना से संबंधित पहला प्रश्न है, घराऊ घटना उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र किशोर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर मिश्र, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी ज्ञानचंद्र। सही उत्तर होगा भुवनेश्वर मिश्र हैं घराऊ घटना का प्रकाशन वर्ष 1894 है। घराऊ घटना के कथानायक का नाम क्या है? ऑप्शन ए बनवारी लाल, ऑप्शन बी झगड़ू लाल, ऑप्शन सी अनमोल, ऑप्शन डी देवबाला। घराऊ घटना के नायक हैं झगड़ू लाल। घराऊ घटना से संबंधित तथ्य हैं। घराऊ घटना के कथानायक झगड़ू लाल ग्रामीण अंचल के निवासी थे। थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर अदालत में अमलागिरी करने लगे थे। उपन्यास उनके घरेलू जीवन के यथार्थ चित्रों से सजीव हो उठा है। तो घराऊ घटना का एक पात्र कौन है? झगड़ू लाल, और वह अदालत में काम करता है और उसके घरेलू जीवन में क्या कुछ यथार्थ होता है उसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला है ज्ञानचंद जैन के अनुसार घराऊ घटना उपन्यास की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए रोमांचक कथा है, ऑप्शन बी आंचलिकता का रंग और मध्यवर्गीय परिवार का यथार्थवादी चित्रण है, ऑप्शन सी धार्मिक उपदेश, ऑप्शन डी प्रेम कथा। तो ज्ञानचंद जैन के अनुसार घराऊ घटना उपन्यास में क्या है? आंचलिकता का रंग भी है और मध्यवर्गीय परिवार का यथार्थवादी चित्रण भी है। ज्ञानचंद जैन इसके विषय में क्या टिप्पणी करते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूँ, यानी ज्ञानचंद जैन कह रहे हैं कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 1890 ईस्वी के दशक में लिखा और एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का इतना सजीव और यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेमचंद के पूर्व के लिखे उपन्यासों में नज़र नहीं आया। तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे उपन्यासों में जिस रूप में ग्रामीण आंचलिकता को दर्शाते हुए और मध्यवर्गीय के यथार्थ जीवन को दर्शाते हुए यह उपन्यास लिखा गया है, उस रूप में अन्य कोई उपन्यास नहीं दिखाई देता है। दूसरे रचनाकार हैं जैनेन्द्र किशोर। इनसे संबंधित प्रश्न है, गुलेनार उपन्यास की कथाभूमि कहाँ है? ऑप्शन ए ग्रामीण अंचल, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवध। तो गुलेनार बनारस इसका अंचल है, यानी कथाभूमि इसका है बनारस। जैनेन्द्र किशोर गुलेनार का प्रकाशन वर्ष 1907 है। जैनेन्द्र किशोर इसके रचनाकार हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। गुलेनार में गुलेनार किस कंपनी में काम करती हैं? ऑप्शन ए सिनेमा कंपनी, ऑप्शन बी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, ऑप्शन सी सर्कस कंपनी, ऑप्शन डी नृत्य कंपनी। तो गुलेनार किस कंपनी में काम करती हैं? सही उत्तर होगा अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में काम करती हैं। अगला प्रश्न है, गुलेनार के कथानायक बनवारी लाल का पेशा क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण अमलागिरी, ऑप्शन बी बनारस के रईस लड़का है, ऑप्शन सी वकील है, ऑप्शन डी जमींदार है। तो गुलेनार का जो कथानायक बनवारी लाल है वो बनारस के रईस का लड़का है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुलेनार अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में काम करने वाली कलकत्ते की वेश्या है। ठीक है, कलकत्ते की वेश्या है। कथानायक बनवारी लाल बनारस के एक रईस का लड़का है। कंपनी बनारस में नाटक दिखाने आती है। बनवारी लाल गुलेनार के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और उसकी पतिव्रता पत्नी आत्महत्या कर लेती है। उपन्यास में तत्कालीन बनारस शहर और उसमें रहने वाले रईसों के जीवन का बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया है। तो यह उपन्यास है जैनेन्द्र किशोर का और इस रूप में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरी जीवन को तत्कालीन शहरी जीवन को दर्शाने वाला पहला उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व का यह उपन्यास है। अगले रचनाकार हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1865 से 1941।
इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1901। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 1899। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, ठीक है, इसे देवबाला भी कहते हैं ठेठ हिंदी ठाठ को। इसका प्रकाशन वर्ष है 1899। अधखिला फूल भी इन्हीं का उपन्यास है, 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ कहिए या देवबाला कहिए, प्रकाशन वर्ष 1899, अधखिला फूल 1907, ठीक है। तो दो उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए धर्म की महत्ता, ऑप्शन बी अनमेल विवाह का दुष्परिणाम, ऑप्शन सी वेश्यावृत्ति, ऑप्शन डी तीर्थयात्रा। अनमेल विवाह का दुष्परिणाम ही इस उपन्यास का मुख्य विषय वस्तु है। ठेठ हिंदी ठाठ में तो लेखक ने संकल्प लेकर ठेठ हिंदी का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि इसकी जो भाषा शैली है वो बिल्कुल ठेठ हिंदी है। अगला प्रश्न है, अधखिला फूल उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए धर्म की महत्ता, ऑप्शन बी अनमेल विवाह का दुष्परिणाम, ऑप्शन सी वेश्यावृत्ति, ऑप्शन डी तीर्थयात्रा। अधखिला फूल उपन्यास में धर्म की महत्ता को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अधखिला फूल में धर्म की महत्ता है। अधखिला फूल में भी छोटे छोटे तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। अगर अधखिला फूल की कथावस्तु को अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यासों का मुख्य महत्व किस दृष्टि से है? ऑप्शन ए कथानक की दृष्टि से, ऑप्शन बी भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से, ऑप्शन सी रोमांच की दृष्टि से, ऑप्शन डी प्रेम चित्रण की दृष्टि से। अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यासों का मुख्य महत्व किस दृष्टि से है? भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से। सही उत्तर होगा बी, भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से इनका महत्व है। अगले रचनाकार हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के श्री बजरंदन सहाय। इनका समय है 1874, ठीक है, यानी जन्म वर्ष है इनका 1874। संबंधित प्रश्न है, श्री बजरंदन सहाय के उपन्यास सौंदर्योपासक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ठीक है, तो सौंदर्योपासक के रचनाकार हैं ब्रजनंदन सहाय। प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1915। तो सही उत्तर होगा 1912 इसका सही प्रकाशन वर्ष है सौंदर्योपासक का, जो ब्रजनंदन सहाय की कृति है। ब्रजनंदन सहाय के अन्य उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इसमें सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918, अद्भुत प्रायश्चित 1906, राजेंद्र मालती 1906, अरण्यमाला 1915। सौंदर्योपासक उपन्यास में किसने किससे प्रेम किया है? ठीक है, कौन किससे प्रेम करता है, यह प्रश्न है। ए अपनी पत्नी से, सॉरी प्रश्न मैंने गलत पढ़ा। सौंदर्योपासक उपन्यास में नायक किससे प्रेम करता है? ऑप्शन ए अपनी पत्नी से, ऑप्शन बी साली से, ऑप्शन सी पड़ोसन से, ऑप्शन डी बहन से। सौंदर्योपासक उपन्यास में नायक किससे प्रेम करता है? तो नायक अपनी साली से प्रेम करता है। इस उपन्यास के विषय में जान लेते हैं। सौंदर्योपासक में नायक अपनी साली से प्रेम करता है और साली भी उसे चाहती है। सौंदर्योपासक के नायक की पत्नी इस तथ्य से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है और अंत में मर जाती है। साली भी यक्षमा रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासिनी होती है। बेचारा सौंदर्योपासक विरह संतप्त होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो यह उपन्यास इस कथा वस्तु को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, सौंदर्योपासक उपन्यास का मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक चित्रण, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी धार्मिक उपदेश, ऑप्शन डी यथार्थवादी चित्रण। सौंदर्योपासक उपन्यास का मुख्य महत्व क्या है? तो सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, राधाकांत उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए नाटकीय शैली, ऑप्शन बी आत्मकथात्मक शैली, ऑप्शन सी काव्यात्मक शैली, ऑप्शन डी पत्र शैली। राधाकांत उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? सही उत्तर होगा आत्मकथा शैली। अगला प्रश्न है, राधाकांत उपन्यास में कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राधाकांत उपन्यास में कितने खंड हैं? तो सही उत्तर होगा 2 खंड हैं। अगर हम इसके दोनों खंडों की बात करें राधाकांत उपन्यास की, तो प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने, ठीक है,
प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने अपनी आत्मकथा कही है। राधाकांत और हरेंद्र दोनों सहपाठी हैं। राधाकांत साधारण किसान का बालक है, उसमें अनेक मानवीय दुर्बलताएं हैं। वह क्रमशः पतन की ओर बढ़ता है, किंतु अंततः उसमें सुधार होता है और वह एक आदर्श मित्र शुद्ध होता है। इसे हम एक चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। ठीक है। तो इस रूप में देखें तो यह जो उपन्यास है वह कथात्मक शैली में है, जिसका पहला खंड एक मित्र और दूसरा खंड दूसरा मित्र अपनी आत्मकथा कहता है। अगले रचनाकार हैं श्री मनन द्विवेदी। मनन द्विवेदी का समय है 1884 से 1921। मनन द्विवेदी से संबंधित पहला प्रश्न है, मनन द्विवेदी के उपन्यास रामलाल किस वर्ष रचित हुआ है? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1906। मनन द्विवेदी के उपन्यास रामलाल किस वर्ष रचित हुआ है? सही उत्तर होगा 1914। मनन द्विवेदी के उपन्यास रामलाल किस वर्ष रचित हुआ है? 1914 में यह रचित हुआ है। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो रामलाल 1914 में प्रकाशित हुआ है, 1917। एक सेकेंड। उपन्यास रामलाल, हाँ, रामलाल की रचना 1914 में हो गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष रचित हुआ है, तो रचित वर्ष क्या है? 1914 है। ठीक है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इसका उत्तर 1914 रचना वर्ष है, और अगर हम 1917 देखें तो ये इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। तो दोनों ही वर्ष इसमें दे रखे हैं। ठीक है। तो रामलाल का रचना वर्ष क्या है? 1914, प्रकाशन वर्ष 1917। कल्याणी की अगर हम बात करें तो कल्याणी 1920 में प्रकाशित है। तो मनन द्विवेदी की दो रचना है, एक रामलाल और दूसरी कल्याणी। कल्याणी प्रेमचंद युग की रचना है। अगर हम कल्याणी का समय देखें तो 1920 है, और 1920 जो है वह कहीं ना कहीं प्रेमचंद युग के भीतर आ जाता है। तो फिर इस रूप में यह जो रचना है मनन द्विवेदी की यह वाली रचना यानी कल्याणी रचना प्रेमचंद युग की रचना हो जाती है। रामलाल खैर प्रेमचंद पूर्व युग की ही रचना है। अगला प्रश्न है, रामलाल उपन्यास में निम्नलिखित में से किसका सजीव और व्यंग्यपूर्ण चित्रण है? ऑप्शन ए केवल पुलिस का है, ऑप्शन बी पुलिस, अदालत, पटवारी, पोस्टमैन, भगत, साहूकार सभी का, ऑप्शन सी केवल साहूकार का, ऑप्शन डी केवल ग्रामीणों का। रामलाल उपन्यास में निम्नलिखित में से किसका सजीव और व्यंग्यपूर्ण चित्रण हुआ है? पुलिस, अदालत, पटवारी, पोस्टमैन, भगत और साहूकार सभी का इसमें चित्रण हुआ है। रामलाल उपन्यास की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गांव से संबंधित कथानक प्रस्तुत करने वाली प्रथम महत्वपूर्ण कृति है, ऑप्शन बी रोमांचक प्रेम कथा है, ऑप्शन सी धार्मिक उपदेश है, ऑप्शन डी ऐतिहासिक वर्णन है। रामलाल उपन्यास की विशेषता क्या है? गांव से संबंधित कथानक प्रस्तुत करने में यह पहली महत्वपूर्ण कृति है। रामलाल। अगला प्रश्न है, मनन द्विवेदी के दृष्टिकोण को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए सनातन धर्मी, ऑप्शन बी सुधारवादी, ऑप्शन सी नव्य समाज समर्थक, ऑप्शन डी उदासीन। मनन द्विवेदी के दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें तो इनकी जो दृष्टि है वह सुधारवादी दृष्टि है। ठीक है। मनन द्विवेदी की दृष्टि क्या है? सुधारवादी दृष्टि है। प्रेमचंद पूर्व युग के उपर्युक्त प्रमुख सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त, यानी ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार थे प्रेमचंद युद्ध के सामाजिक उपन्यासकारों के रूप में। इनके अन्य अगर हम अन्य सामाजिक उपन्यासकारों की बात करें इसी युग के, तो पंडित देवी प्रसाद शर्मा हैं। इनके द्वारा सुंदर सरोजनी लिखा गया है 1893 में। श्री मुरलीधर शर्मा भी हैं, इनके द्वारा सतकुलाचरण लिखा गया है 1900 ईस्वी में। श्री कमला प्रसाद के द्वारा कुल कलंकनी 1905 में लिखा गया है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की दो मित्र 1906 में लिखा गया है। श्री रामजी दास वैश्यकृत फूल में कांटा और धोखे की टट्टी 1906 और 1907 में लिखा गया है। वहीं अगर हम श्री गयाचरण त्रिपाठी की बात करें तो इनके द्वारा सती और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। श्री बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा संसार 1907 में लिखा गया है। श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा हिरणमयी 1908 में और स्वर्णमयी 1910 में। श्री हरस्वरूप पाठक द्वारा भारत माता 1915 में। श्री कृष्णलाल वर्मा द्वारा चंपा 1916 में। श्री श्याम किशोर वर्मा कृत काशी यात्रा 1916 में। श्री गंगा प्रसाद गुप्त कृत लक्ष्मी देवी और रुद्रदत्त शर्मा कृत स्वर्ग में महासभा। तो ये सभी सामाजिक उपन्यासकार हैं और इनके यह उपन्यास सामाजिक उपन्यास
के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अभी हमारा प्रेमचंद पूर्व युग समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेमचंद पूर्व का वर्गीकरण जब हम कर रहे थे तो हमने 3 उपन्यास का सेक्शन देखा था। यानी प्रेमचंद पूर्व युग में ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, सामाजिक उपन्यास लिखे गए और घटना प्रधान उपन्यास लिखे गए। तो अभी हमने सामाजिक उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को देखा। अगला हमें ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकारों को देखना है। उसके बाद हम घटना प्रधान उपन्यासों की ओर बढ़ेंगे। घटना प्रधान उपन्यासों में भी तिलिस्मी और अय्यारी से संबंधित अलग उपन्यास है और जासूसी से संबंधित अलग उपन्यास है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये कि जब हम उपन्यास पढ़ रहे हैं या जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि उसकी कथा वस्तु को भी समझना है, क्योंकि उपन्यास को हम अगर चाहें तो इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं जब तक हमें उससे मूलतः कोई जुड़ाव ना हो। जैसे अगर हम परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से देखें तभी हम किसी उपन्यास को पढ़ने की इच्छा जागृत करते हैं, तो एटलीस्ट हमें कथा वस्तु मालूम हो, इसलिए इनके तथ्यों में कथा वस्तु भी मैंने शामिल किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक चीज़ मुझे ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको ये कथा वस्तु चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर कथा वस्तु चाहिए की जानकारी के लिए आप चाहते हैं कि ये कथा वस्तु ऐड हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।